इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th हिंदी पाठ 1 प्रेमचंद्र ईदगाह भाग 4। इसमें हम तीसरा नंबर भाग यहाँ का पढ़ेंगे। तो जानते हैं ऊपर अभी झगड़ा वगैरह सब खत्म हो गया। अब ये लोग घर जाने वाले थे, घर पहुंचने वाले थे। तो अब 11 बजने वाले थे और 11 बजे गांव में हलचल मच गई थी कि मेले वाले आ गए हैं, मेले वाले आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए, दोनों खूब लड़े और उसकी माँ यहाँ शोर सुनकर बिगड़ी, गुस्से में आई और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगा गई। और रो बच्चा और रो। उसके बाद से मियाँ नूरे की बात है तो मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूलन इससे ज्यादा गौरववान चाहे गौरवमय हुआ था। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, वकील जमीन पर या ताक पर गद्दी पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में दो खुटिया गड़ी हुई थी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजमान हुए। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, पंखा डोलाना शुरू किया। अदालतों में खस की टटियां और बिजली के पंखे लगे रहते हैं। यहाँ पर खस मतलब हाथ से हिलाने वाला डंडा, और बिजली के पंखे लगे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी, यहाँ पर समझना, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं चढ़ जाएगी। यहाँ पर साफ लिखा है कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। ये बातें होती है। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा था। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे थे। स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला जो ऊपर से जो पहनाया गया था उनके पास, तो माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से जोर शोर से काम तमाम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर लगा दी गई। मतलब जो गांव में घूर धनकाया जाता है ना, वहां पर फेंक दिया गया। अब यहाँ पर महमूद की बात कर लेंगे। तो महमूद का बात है, महमूद ने सिपाही खरीदा था, तो महमूद उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। किसको? सिपाही को। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। जो अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथरे बिछा दिए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। द्वार का चक्कर लगाते लगाते उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले, यहाँ पर समझना है उनके दो छोटे भाई, किसके? महमूद। तो महमूद के दो छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते थे। वो पीछे पीछे जागते लहो रहो तो बोल नहीं सकते, तो जागते लहो पुकार रहे थे। मगर रात को अंधेरा होने ही चाहिए। होने पर रात में जब अंधेरी होनी चाहिए, महमूद को ठोकर लग जाती है और ठोकर लगने के बाद टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनके एक टांग में विकाट आ जाता है, एक टांग टूट कर निकल जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिला कि जिससे वह टूटी हुई टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गुल्लड़ का दूध चाहिए था। गुल्लड़ का दूध आता है, टांग जोड़ दिया जाता है, लेकिन सिपाही को
जब ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देता है और फिर से टूट कर गिर जाता है। शल्य क्रिया असफल हुआ, कोई भी मेहनत असफल हुआ, आगे देखते हैं। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है ना, एक टांग से तो न चल सकता है, एक टांग से तो न चल सकता है, न बैठ सकता है। अब वह सिपाही सन्यासी हो जाएगा, अपनी जगह पर बैठे बैठे, अपने जगह पर बैठा बैठा पहरा देगा और कभी कभी देवता भी बन जाएगा। उसके सिर का झलकदार साफा, झलक ऊपर का जो टोपी होता था ना, झलकदार साफा खुरज दिया जाएगा, चाहे खुरज दिया गया है। अब सामने यहाँ पर बात होता है, अब उसका जितना रूपांतरण चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है, बाट मतलब किलो जोखने का काम भी किया जा सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, हामिद का क्या हुआ। अमीना मतलब उसकी दादी, अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था, यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया। कै पैसे में? 3 पैसे में, 3 पैसे में दिया। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझा लड़का है, ये कैसा बेसमझा लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया पिया नहीं है, लाया क्या है? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली क्या कि तूने चिमटा लेकर आ गया, जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया है? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे पर जल जाती है रोटी बनाते बनाते, इसलिए मैंने उसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, तुरंत उसका क्रोध शांत हो गया और स्नेह भी वह नहीं जो यहाँ पर प्रगल्भ, तो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी सशक शब्दों में बिखर देती है, सारा चीज क्रोध खत्म कर देती है। और यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ था। ये स्नेह खूब प्यार करती है। बच्चे में कितना त्याग है, बच्चे में कितना सद्भाव है और बच्चे में कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितनी ललचाया होगा, कितना इसका मन ललचा होगा। इतना जब्त जिससे हुआ करता है, यहाँ पर समझना, यहाँ पर बात थोड़ी सी अजीब है कि इतना जब्त इससे हुआ कैसे, ये सब जो बातें, ये त्याग इससे हुआ कैसे। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा था। और हम यहाँ पर बात करेंगे तो अब एक बड़ी विचित्र बात यहाँ पर हुई थी। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र बात, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, जो बुढ़िया अमीना थी बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद उसका रहस्य क्या समझता, हामिद क्या समझता कि ये बुढ़िया क्यों रो रही है, हामिद क्या समझता कि उस समय क्या बीती होगी उस बुढ़िया पे। हामिद क्या समझता, एक बच्चा ही तो था ना। बच्चा इतना ही जानता था कि माँ की उंगलियां जल जाती है, दादी की उंगलियां जल जाती है, बुढ़िया की उंगलियां जल जाती है। लेकिन बुढ़िया की उंगलियां जलने वाली बात जब बुढ़िया को पता चलता है तो बुढ़िया क्या सोचती है वो उस समय सोच भी नहीं सकता था। आप यहाँ पर प्रश्न अभ्यास कर सकते हो। ये प्रश्न आपको किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन किताब के अंदर से जो पाठ पढ़े हैं उससे पूछा जा सकता है। एक मैं बताता हूँ, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिससे ईद के अवसरों पर ग्रामीण प्रवेश का उल्लास प्रकट होता है। गांव में किस प्रकार का लोगों के अंदर में बातें चलती है जब ईद का मौसम आता है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिदा की आनंद भी चितवाना नहीं कर सकती, विध्वंस नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये जो निम्नलिखित गाद्यों की प्रसंग व्याख्या की गई इसके बीच में भरना है। बुढ़िया का क्रोध डैश स्वाद से भर गया था। किस स्वाद से भर गया था? स्नेह स्वाद से भर गया था। कई बार यही प्रक्रिया होती है
डैश आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। यहाँ पर समझना, ये लाइन आपको आगे मिलेगा कि आत्माओं की लड़ी में जब वो जाता है, कहाँ पे, मस्जिद में ईदगाह में जाने के बाद भ्रांत वाला जो शब्द था उसको यहाँ पर लिखने के बाद इसका लाइन पूरा हो जाएगा। भाई प्रेम भ्रंतवा आत्माओं की एक लड़ी में पिरो दिए गए हैं। फिर उसी के साथ इसका पूरा अध्याय का ये सब क्वेश्चन आंसर जो है, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है आपके लिए सॉल्व करना। योग्यता विस्तार, आप इसका पूछताछ जरूर कर सकते हो, अपने क्लास में इसके बारे में बात जरूर कर सकते हो। प्रेमचंद्र की कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। अपने पुस्तकालय से लेकर उसे पढ़िए। आपके पुस्तकालय में ऐसे तो आज कोई कॉलेज वगैरह तो उतना बड़ा है नहीं जिसमें पुस्तकालय हो, वहां से आप पढ़ क्या सकते हो। इस कहानी में लोक प्रचलित मुहावराओं की भरमार है, लेकिन नानी मरना, छक्के छूटना आदि इसमें आए मुहावरों की एक सूची तैयार कीजिए और बताइए और यहाँ पर अपने क्लास में सबमिट करिए। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, लेकिन आज के शिक्षक कहाँ देते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी, ये सब आपका यहाँ पर जो शब्द है, जो बड़ा बड़ा शब्द जो हम उसको आप नहीं समझ सकते हैं, उसको यहाँ पर सटीक और नॉर्मल भाषा में, सिंपल भाषा में समझाया गया है। आप उसको पढ़ सकते हैं। केवल पढ़ने के लिए ये परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आपकी जिंदगी में भी ये काम आ जाएगा। आप इसको पढ़ो, एक बार जरूर पढ़ना। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है। फिर अगले पाठ में मिलते हैं, जिसके लेखक है अमरकांत। कहानी पढ़ेंगे, उसमें दोपहर का भोजन मतलब लंच वाला कहानी। आपको कुछ भी डाउट है, संदेह है, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।